हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल में मुख और मुख गुहा को कवर कर लिया था। मुख गुहा में हम लोगों ने दांत, जीभ और तालू को डिस्कस किया। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना ग्रेशनी या फेरिंग्स। देखो, जो मुख गुहा है, बक्कल केविटी, वो आगे चलकर एक छोटी फेरिंग्स में खुलती है। और ये जो फेरिंग्स जो है वो भोजन और श्वसन का एक कॉमन पथ है, सामान्य पथ है, जिसमें जो है आगे चलकर भोजन फूड पाइप में और वायु जो है वो विंड पाइप में चली जाती है। देखो, ग्रेशनी या फेरिंग्स यह भोजन तथा श्वसन का कॉमन पथ है। इसमें भोजन मार्ग तथा श्वसन मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब देखो, उसके बाद हम लोग ग्रेशनी या फेरिंग्स को तीन भागों में विभेदित कर सकते हैं। पहला नेजोफेरिंग्स, दूसरा ओरोफेरिंग्स और तीसरा लेरिंगोफेरिंग्स। पहला है अपना नेजोफेरिंग्स या नासाग्रेशनी। देखो, नासाग्रेशनी में जो है अपने आंतरिक नासा छिद्र और यूस्टेकन ट्यूब्यूल खुलती है। यूस्टेकन ट्यूब्यूल क्या है? तो जो हमारे कान हैं, जिन्हें हम लोग तीन भागों में बांट रखा है, बाह्यकरण, मध्यकरण और आंतरिककरण। मध्यकरण में आप लोग पढ़ते हैं कि एक यूस्टेकन ट्यूब्यूल निकलती है जो हमारे नेजोफेरिंग्स के अंदर खुलती है। और इस यूस्टेकन ट्यूब्यूल का कार्य क्या होता है? इसका जो है ईयर ड्रम के दोनों तरफ जो है एयर प्रेशर बनाने का इसका काम होता है। ठीक है, तो देखो, नेजोफेरिंग्स नासाग्रेशनी अग्र पृष्ठ भाग में होती है। नासाग्रेशनी जो है नेजोफेरिंग्स अग्र पृष्ठ भाग में स्थित होती है, जिसमें आंतरिक नासा छिद्र, यह अपने बाह्य नासा छिद्र जो कि अंदर चलकर आंतरिक नासा छिद्र जो है वो नेजोफेरिंग्स में खुलते हैं, जिसमें आंतरिक नासा छिद्र तथा यूस्टेकन नलिकाओं के छिद्र खुलते हैं। क्लियर है नेजोफेरिंग्स। उसके बाद देखो ओरोफेरिंग्स या मुख गुह्य ग्रेशनी। अधर, अग्र अधर, आगे वाला अधर भाग। देखो, हमारे बॉडी का ये वाला पार्ट जो है ये अधर भाग है और ये वाला पार्ट जो है ये पृष्ठ भाग है। तो ओरोफेरिंग्स देखो, मुख गुह्य ग्रेशनी अग्र अधर भाग है, जिसमें मुख गुहा बक्कल केविटी खुलती है। तो अपनी बक्कल केविटी या मुख गुहा आगे चलकर फेरिंग्स के जिस भाग में खुलती है उसे हम लोग ओरोफेरिंग्स कहते हैं। क्लियर है। लास्ट थर्ड भाग देखो, लेरिंगोफेरिंग्स कंठ ग्रेशनी। लेरिंगोफेरिंग्स या कंठ ग्रेशनी जो है वो पिछला भाग होता है, जिसमें दो छिद्र पाए जाते हैं। जो फेरिंग्स का अपना पीछे वाला और नीचे वाला भाग जो है उसे हम लोग कहते हैं लेरिंगोफेरिंग्स कंठ ग्रेशनी, और इसमें दो छिद्र पाए जाते हैं। एक कौन सा? एक ट्रेकिया का छिद्र और एक ग्रेशिका या इसोफेगस का छिद्र। देखो, दो छिद्र कौन से? ग्लोटिस और गुलेट, घाटी द्वार और निगल द्वार। ग्लोटिस क्या है? जो ट्रेकिया श्वास नली का जो छिद्र है उसे हम लोग ग्लोटिस कहते हैं। और ग्रेशिका या इसोफेगस, जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, उसके ढक्कन को उसके छिद्र को हम लोग गुलेट कहते हैं। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो ग्लोटिस। ग्लोटिस श्वास नली का छिद्र अधर स्थिति में पाया जाता है। आगे जो है, आगे की तरफ हमारे गले में, फेरिंग्स में आगे की तरफ जो है वो ग्लोटिस पाया जाता है। और गुलेट जो है वो ग्रासनाल इसोफेगस का छिद्र है, जो पृष्ठ स्थिति ग्लोटिस के पीछे की तरफ पाया जाता है। इतना क्लियर है। इसके अलावा ध्यान रखना एक पॉइंट और, कि जब हम लोग भोजन करते हैं तो एपिग्लोटिस, जो कि एक उपास्थि संरचना है, जो कि पीले इलास्टिक फाइबर, किससे? पीले इलास्टिक फाइबर से बनता है एपिग्लोटिस, जो कि भोजन को निगलते समय ग्लोटिस को ढकता है। किसको ढकता है? ग्लोटिस। इतना क्लियर। एक बार फिर से देख लो, ग्रेशनी या फेरिंग्स भोजन और श्वसन का उभय पथ होता है। भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स या ग्रेशनी को तीन भागों में बांटा गया है। नेजोफेरिंग्स नासाग्रेशनी, ओरोफेरिंग्स मुख गुह्य ग्रेशनी और लेरिंगोफेरिंग्स कंठ ग्रेशनी। नासाग्रेशनी जो है
उसका वो जो है अग्र पृष्ठ भाग जिसमें आंतरिक नासा छिद्र और यूस्टेकियन नलिका के छिद्र खुलते हैं। तो आंतरिक नासा छिद्र और यूस्टेकियन नली के छिद्र नेजोफेरिंक्स में खुलते हैं। फिर ओरोफेरिंक्स अग्र अधर भाग जिसमें मुख गुहा खुलती है। उसके बाद लेरिंगोफेरिंक्स कंठ ग्रसनी पिछला या निचला भाग जिसमें दो छिद्र पाए जाते हैं, एक ग्लोटिस और दूसरा गुलेट। घाटी द्वार और निगल द्वार। घाटी द्वार ग्लोटिस का श्वास नली का छिद्र अधर स्थिति में पाया जाता है और गुलेट जो है निगल द्वार वो ग्रासनाल या ग्रैशिका इसोफेगस का छिद्र जो पृष्ठ स्थिति में पाया जाता है। ये देखो इस तरीके से जो श्वास नली है उसका छिद्र अधर स्तर पर इस तरीके से, तो इसके जस्ट पीछे ग्रासनाल का जो है छिद्र गुलेट पाया जाता है। आगे ग्लोटिस, पीछे गुलेट। क्लियर है। फेरिंग्स में नेक्स्ट पॉइंट अब देखो अपना मुख ग्रसनी। ओरोफेरिंग्स की पार्श्व दीवार पर टोन्सिल पाए जाते हैं जिन्हें लसिका गांठे लिम्फ नोड कहते हैं। ओरोफेरिंग्स या मुख ग्रसनी की जो पार्श्व दीवार है उनमें टोन्सिल पाए जाते हैं और इन टोन्सिल को हम लोग लिम्फ नोड या लसिका गांठे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो ग्रसनी में खुलने वाली संरचनाएं की फेरिंग्स में या ग्रसनी में कौन कौन सी संरचनाएं खुलती है। तो देखो एक तो है बक्कल केविटी, मुख गुहा जो है वो आगे चलकर फेरिंग्स में खुलती है। इसके अलावा जो अपने आंतरिक नासा छिद्र है, इंटरनल नेरीज आंतरिक नासा छिद्र, वो फेरिंग्स में खुलते हैं। ग्रसनिका इसोफेगस फेरिंग्स में खुलती है। लेरिंग्स स्वर यंत्र फेरिंग्स में खुलता है। इसके अलावा यूस्टेकियन ट्यूब्यूल फेरिंग्स में खुलती है। तो ग्रसनी में खुलने वाली संरचनाएं मुख गुहा, आंतरिक नासा छिद्र, ग्रैशिका, लेरिंग्स और यूस्टेकियन नली। क्लियर है। याद रखना यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट, ग्रैशिका के छिद्र को गुलेट कहते हैं और ट्रेकिया या श्वास नाल के छिद्र को ग्लोटिस कहते हैं। इसकी हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया। और लास्ट पॉइंट अपना कि उपास्थि में घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन यानी ग्लोटिस को ही हम लोग घाटी ढक्कन कहते हैं जो उपास्थि में होता है। उपास्थि मतलब उपास्थि का बना होता है और जो ग्लोटिस है वो येलो इलास्टिक फाइबर, पीले इलास्टिक तंतुओं का ग्लोटिस बना होता है। और इसका काम क्या होता है, ग्लोटिस को भोजन निगलते समय भोजन को श्वास नली ट्रेकिया में प्रवेश करने से रोकता है। इतना क्लियर है। और इसी के साथ फेरिंग्स अपना कंप्लीट हुआ। अब अगला जो पॉइंट अपना वो होगा इसोफेगस या ग्रैशिका। फेरिंग्स के बाद अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसोफेगस या ग्रैशिका। देखो इसोफेगस या ग्रैशिका शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए नीट का पूरा कंटेंट पॉइंट बाय पॉइंट हिंदी में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो इतना तो हमारे लिए बनता ही है। तो चलो अब बिना देरी करते हुए हम लोग अपना अगला टॉपिक ग्रैशिका या इसोफेगस या ग्रासनाल शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहला पॉइंट आता है इसकी लंबाई कितनी है। तो इसोफेगस की जो लंबाई है वो लगभग होती है 25 सेंटीमीटर। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि सबसे लंबी इसोफेगस या ग्रैशिका किस में पाई जाती है, तो इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट कर जरूर बताना। वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका आंसर मैं दूंगा। इसके बाद देखो ग्रैशिका जो है वो एक पतली लंबी नली है जो कि हमारी ग्रीवा, वक्ष और मध्य पट से होती हुई पीछे की तरफ पश्च में जे आकृति के थैलीनुमा आमाशय में खुलती है। अब देखो ये पाई कहाँ जाती है, तो इसोफेगस जो है वो उसके ऊपर जो गुलेट है वो फेरिंग्स से जुड़ता है और नीचे कार्डियक स्फिंक्टर के द्वारा ये जो है आमाशय में खुलती है। मतलब कि जो ग्रैशिका है वो फेरिंग्स और आमाशय को जोड़ने का काम करती है। इसके अलावा ध्यान रखना जब हम लोग आहार नाल पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग आमाशय, छोटी आंत्र में कई पाचक ग्रंथियां देखते हैं और म्यूकस ग्लैंड देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि ग्रैशिका या इसोफेगस में म्यूकस ग्रंथि तो पाई जाती है जो म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्रावण करेगी, लेकिन
इसोफेगस या ग्रैशिका में पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखो अब हम लोग शुरू करते हैं ग्रैशिका या इसोफेगस। इसोफेगस की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम लोग बात करें कि सबसे लंबी जो इसोफेगस या ग्रैशिका किस में होती है, तो वो जिराफ में होती है, क्योंकि उसकी जो गर्दन इतनी लंबी होती है जिससे कि इसोफेगस की लंबाई भी बढ़ती है। पहला पॉइंट देखो अपना, ग्रैशिका एक पतली लंबी नली है जो गर्दन, वक्ष और मध्य पट डायाफ्राम से होते हुए पश्च भाग में जे आकार के थैलीनुमा आमाशय में खुलती है। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड है वक्ष। वक्ष क्या होता है? तो हमारा जो ये ऊपरी पार्ट है गर्दन वाला, इसे हम लोग कहते हैं ग्रीवा। फिर इसके नीचे वाला यहाँ हमारी होता है डायाफ्राम, और डायाफ्राम के ऊपर वाला ये इतना पार्ट है वक्ष, और इसके नीचे वाला पार्ट जो पेट वाला पार्ट है वो होता है उदर। ठीक है, तो इसोफेगस जो वो गर्दन, वक्ष और मध्य पट डायाफ्राम जो यहाँ पर होता है वक्ष और उदर को अलग करता है से होते हुए पश्च भाग में, कहाँ पर? पश्च भाग में जे आकार के थैलीनुमा आमाशय में खुलती है। क्लियर है? इसके बाद अगला पॉइंट देखो, ग्रैशिका का आमाशय में खुलना एक पेशीय अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है, और इस अवरोधनी को हम लोग कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। यानी कि ग्रैशिका जो है वो आमाशय में खुलती है, किसके द्वारा? कार्डियक स्फिंक्टर द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यह आमाशय व ग्रैसनी को जोड़ती है। तो देखो जो ग्रैशिका है उसका जो ऊपरी छिद्र है जिसे हम लोग गुलेट कहते हैं, ये गुलेट फेरिंग्स में खुलता है, और नीचे जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो आमाशय में खुलता है। यानी कि यह आमाशय और ग्रैसनी को जोड़ती है। कौन? ग्रैशिका या इसोफेगस। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यह डायाफ्राम को क्रॉस कर आमाशय में खुलती है। इसकी भित्ति में म्यूकस ग्लैंड होती है तथा पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि ग्रैशिका या इसोफेगस में म्यूकस ग्लैंड तो पाई जाती है जो म्यूकस या श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, लेकिन पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। और पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती है इसका मतलब इसमें पाचन नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्रैशिका अग्र भाग में गुलेट के द्वारा फेरिंग्स तथा पश्च भाग में कार्डियक स्फिंक्टर के द्वारा आमाशय में खुलता है, अतः यह आमाशय तथा ग्रैसनी को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट अपना, ग्रासनाल का 1/3 भाग, ऊपरी 1/3 भाग जो वो कंकाली पेशियों का बना होता है। देखो अपनी जो ग्रैशिका या ग्रासनाल है उसका ऊपरी 1/3 भाग कंकाली पेशियों का बना होता है, जो ऐच्छिक पेशियां होती है, जो हमारी मर्जी, हमारी इच्छा से काम करती है। बाकी नीचे का जो 2/3 भाग है वो चिकनी पेशियों का या अनैच्छिक पेशियों का बना होता है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो ग्रासनाल का ऊपरी 1/3 भाग कंकाली पेशियों का बना होता है, और निचला 2/3 भाग जो है वो चिकनी पेशियों का बना होता है। अब हम लोग इसोफेगस या ग्रासनाल की जो है टीएस देखेंगे, ट्रांसफर सेक्शन, उसके बाद अपना इसोफेगस भी कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग आगे आमाशय पर चलेंगे। नेक्स्ट है अपना ग्रैशिका का टीएस, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ इसोफेगस। तो देखो इसकी ट्रांसफर सेक्शन परतों में सबसे जो बाहरी परत है वो है सिरोसा। सिरोसा के अंदर जो है वो पेशीय लेयर, पेशीय परतें पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं मस्कुलरिस। और मस्कुलरिस जो है वो 2 तरह का होता है, अनुदैर्ध्य और वर्तुल। जो बाहरी है ये वाला बाहरी वो अनुदैर्ध्य, और अंदर वाला जो है वो वर्तुल है। तो सिरोसा सबसे बाहर, उसके अंदर मस्कुलरिस मसल पेशीय परतें पाई जाती है जिसे हम लोग मस्कुलरिस कहते हैं, जिसमें बाहरी मस्कुलरिस जो है वो अनुदैर्ध्य होता है और आंतरिक जो है वो वर्तुल होता है। क्लियर है? उसके बाद वर्तुल मस्कुलरिस के अंदर जो है सब म्यूकोसा पाया जाता है, ये वाला सब म्यूकोसा। और सब म्यूकोसा के अंदर सबसे आंतरिक परत जो है इसोफेगस की वो है म्यूकोसा, और म्यूकोसा के अंदर ल्यूमेन या गुहा। इतना क्लियर है? ये हो गया टीएस ऑफ इसोफेगस। अब देखो ये इसमें 4 परतें हैं, ट्यूनिका एडवेंसिया, मसल लेयर जिसे हम लोगों ने मस्कुलरिस कहा था, उसके अंदर सब म्यूकोसा और सबसे आंतरिक परत म्यूकोसा। बात है
कि ट्यूनिका एडवेंसिया, तो देखो ईसोफेगस के बाहर विसरल पेरिटोनियम नहीं पाया जाता है। आगे हम लोग आहार नाल में स्टोमक या फिर जितने भी ऑर्गन पढ़ेंगे वहाँ पर जो है इंटरनल ऑर्गन जो है वो विसरल पेरिटोनियम से कवर रहते हैं, लेकिन ईसोफेगस के बाहर विसरल पेरिटोनियम नहीं पाया जाता है। अतः संयोजी ऊतक सबसे बाहरी स्तर में पाया जाता है, और इस संयोजी ऊतक जो सबसे बाहरी स्तर में पाया जाता है इसे हम लोग ट्यूनिका एडवेंसिया कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ईसोफेगस या ग्रैशिका की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो वो है ट्यूनिका एडवेंसिया। क्लियर है। उसके बाद देखो ईसोफेगस वक्ष गुहा के मीडियास्टाइनम स्पेस से गुजरती है। मीडियास्टाइनम स्पेस वही स्पेस है जहां पर हमारा हृदय प्रेजेंट होता है, हेड प्रेजेंट होता है। तो क्लियर है ईसोफेगस। इसके अलावा ईसोफेगस में हम लोगों ने ये बात कर ही ली है कि हमारा ईसोफेगस का ऊपरी 1/3 भाग कंकाली पेशियों का बना होता है, निचला 2/3 भाग जो है वो चिकनी पेशियों का बना होता है। इसमें एक पॉइंट और भी है कि जो रूमिनेट मवेशी जो होते हैं, रूमिनेट एनिमल, जुगाली करने वाले, जैसे ऊंट, भैंस, गाय, बकरी, इनमें इनकी जो ईसोफेगस या ग्रैशिका है वो पूरी कंकाली पेशियों की बनी होती है। तो आप लोगों में से कईयों ने देखा भी होगा कि ये जंतु जो है वो भोजन को निगलने के बाद वापस मुंह में फिर से निकाल लेते हैं, क्योंकि इनकी जो ग्रैशिका है वो कंकाली पेशियों की बनी होती है, पूरी ऐच्छिक होती है, इनकी इच्छा से ये कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसी के साथ जो अपना ईसोफेगस कंप्लीट हो गया है। अब ग्रास नाल या ईसोफेगस के बाद अपना अगला पॉइंट है आमाशय या स्टोमक। और देखो ये स्टोमक जिसे हम लोग पेट कहते हैं वो स्टोमक ही होता है एक्चुअल में, और इसमें जो है वो भोजन जो है वो 4 से 5 घंटे तक स्टोर रहता है। और ये जो स्टोमक है वो जे आकृति का होता है, थैले के समान, और ये हमारे उदर में जो है डायाफ्राम के नीचे ऊपरी बाएं कोने में पाया जाता है, लेफ्ट साइड यहाँ पर। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। आमाशय या स्टोमक जे आकृति का होता है, थैले सदृश से थैले के समान, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। और अपनी एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल जो है उसका सबसे चौड़ा भाग जो है वो स्टोमक या आमाशय है। पूछ ले तो बता देना है। सबसे चौड़ा भाग है जो उदर गुहा में डायाफ्राम के नीचे, जो उदर गुहा में डायाफ्राम के ठीक नीचे बाईं ओर लेफ्ट साइड पाया जाता है, यहाँ पर। क्लियर है इतना। उसके बाद देखो यह भोजन को पचाने के अलावा उसे 4 से 5 घंटे के लिए संचित भी करता है, यानी भोजन का पाचन आमाशय में होता है। इसके अलावा ये जो है भोजन को 4 से 5 घंटे तक स्टोर रखता है। और ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है कि आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, तो 4 से 5 घंटे तक। क्लियर है। उसके बाद देखो आमाशय को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक। कौन कौन से पार्ट है आमाशय के? कार्डियक पार्ट जिसे हम लोग जठरागम कहते हैं, फिर फंडिक और पाइलोरिक जठर निर्गम। देखो आप लोग इंग्लिश में ही ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में बहुत ही अजीब से नाम है, तो इंग्लिश में याद कर लेना। आमाशय के कितने भाग? 3, कार्डियक, फंडिक, या इसे हम लोग कार्पस या बॉडी भी कहते हैं। फंडिक को हम लोग कार्पस या बॉडी भी कहते हैं, और तीसरा पार्ट है पाइलोरिक। ये 3 भाग होते हैं आमाशय के। इसमें देखो जो सबसे पहला भाग है कार्डियक, वो आमाशय का सबसे समीपस्थ भाग है, जिसमें ग्रास नाल या ग्रैशिका खुलती है। और यहाँ पर जो ग्रैशिका और आमाशय का जो कार्डियक पार्ट है, इसके बीच जो है एक स्फिंक्टर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पाया जाता है? ग्रैशिका और कार्डियक, आमाशय के कार्डियक पार्ट के मध्य। याद करने का तरीका देखो, कार्डियक पार्ट तो कार्डियक स्फिंक्टर। इसी तरह से जो है पाइलोरिक पार्ट है, उस पाइलोरिक पार्ट और ड्यूडिनम के बीच जो है एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसे हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। तो कार्डियक पार्ट के पास कार्डियक स्फिंक्टर जो आमाशय और ग्रैशिका को जोड़ता है। इसी तरीके से पाइलोरिक पार्ट के पास जो है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, जो कि आमाशय को ड्यूडिनम छोटी आंत्र से जोड़ता है। क्लियर है।
तो कार्डियक के बाद देखो कार्पस या बॉडी, या इसे हम लोग फंडिक पार्ट कहते हैं। और आमाशय का जो मुख्य भाग है वो कार्पस या फंडिक पार्ट ही मुख्य भाग है, जो कि गुंबदाकार होता है। और ध्यान रखना, ये कार्पस या बॉडी या फंडिक है, इसका जो बायां भाग है वो ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है, जिसे हम लोग फंडस कहते हैं। ये रहा फंडस। इस बॉडी या फंडिक का बायां ऊपरी भाग जो है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, जिसे हम लोग फंडस कहते हैं। तो फंडिक और फंडस क्लियर रखना है, फंडिक और फंडस क्लियर रखना है। फंडिक का पार्ट है फंडस, ठीक है। इसके बाद पाइलोरिक जो है वो आमाशय का अंतिम भाग है, जो कि आमाशय को ड्यूडेनम या छोटी आंत्र से जोड़ता है। इतना क्लियर है। तो अपना हो गया, आमाशय 3 भागों में बटा होता है, कार्डियक भाग, दूसरा है कार्पस या बॉडी या फंडिक, और तीसरा है पाइलोरिक पार्ट। इतना क्लियर। अब देखो थोड़ी सी बात और करते हैं। जो आमाशय का पहला भाग है कार्डियक पार्ट, समीपस्थ भाग है जिसमें ग्रासनाल या ग्रैशिका खुलती है। ये वाला समीपस्थ भाग जिसमें ग्रैशिका या ग्रासनाल खुलती है। अब देखो ग्रासनाल के अंतिम छिद्र को कार्डियक स्फिंक्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये ग्रैशिका या ग्रासनाल है, इसका जो अंतिम छिद्र है यहाँ पर, इसको जो है कार्डियक स्फिंक्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ध्यान रखना कि यह स्फिंक्टर जो है भोजन को ग्रैशिका से आमाशय में तो आने देगा, लेकिन आमाशय से भोजन को फिर से ग्रैशिका में नहीं जाने देगा। तो यह स्फिंक्टर भोजन को ग्रैशिका से आमाशय में जाने देती है, लेकिन वापस नहीं आने देती है। इतनी बातें क्लियर। फिर है दूसरा पार्ट आमाशय का, जिसे हम लोग कार्पस या बॉडी या फंडिक कहते हैं। क्या? कार्पस या बॉडी या फंडिक। देखो कार्पस या बॉडी है वो आमाशय का मुख्य भाग है, जो गुंबदाकार होता है, ये वाला पूरा। इसका बायां हिस्सा जो ऊपर उठा होता है उसे हम लोग फंडस कहते हैं, पहले ही बात कर ली है। ये जो इसका ऊपर बायां हिस्सा है जो ऊपर उठा होता है उसे हम लोग फंडस कहते हैं। अब आमाशय का अपना लास्ट पार्ट है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट देखो अंतिम और संकरा नलिकाकार भाग है, जो ग्रहणी या ड्यूडेनम में खुलता है। पाइलोरिक जो है वो अंतिम आमाशय का अंतिम संकरा नलिकाकार भाग, जो कि ग्रहणी या ड्यूडेनम में खुलता है। और इसके अंतिम छिद्र को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, जिसे हम लोग पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतिम छिद्र को पाइलोरिक स्फिंक्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और यह स्फिंक्टर भोजन को आमाशय से ग्रहणी में जाने देता है, लेकिन वापस ग्रहणी से आमाशय में नहीं आने देता है। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो, जब आमाशय की स्थानीय गतियां होती है, मतलब आमाशय में जब कर्माकुंचन गतियां होती है इस तरीके से, उस दौरान जो है स्फिंक्टर बंद रहते हैं दोनों। कौन कौन से? ग्रैशिका और आमाशय को जोड़ने वाला कार्डियक स्फिंक्टर, और पाइलोरिक और ड्यूडेनम या ग्रहणी को जोड़ने वाला पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर दोनों बंद रहते हैं आमाशय की कर्माकुंचन गतियों के दौरान। फिर एक वर्ड है देखो, गैस्ट्रिक रग्गी, आमाशय रग्गी। क्या होती है आमाशय रग्गी? तो देखो जब आमाशय लंबे समय तक खाली रहता है, उस दौरान क्या होता है कि आमाशय की भित्ति जो है वो अंतर्वलित होकर अनुदैर्ध्य वलन बनाती है, और इन वलनों को हम लोग जो है आमाशय रग्गी के नाम से जाने जाते हैं, जो कि आमाशय में कुछ इस तरीके से वलन बन जाते हैं जब आमाशय खाली होता है, और ये आमाशय की भित्ति द्वारा ही बनाए जाते हैं। इन्हें हम लोग गैस्ट्रिक रग्गी या आमाशय रग्गी कहते हैं। तो आमाशय रग्गी या गैस्ट्रिक रग्गी क्लियर है। जब आमाशय खाली होता है तो आमाशय की भित्ति अंतर्वलित होकर अनुदैर्ध्य वलन बनाती है, जिसे हम लोग आमाशय रग्गी कहते हैं। इतना क्लियर है। अब हम लोग आमाशय का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, टीएस कार्ड देखेंगे। देखो आप लोग चाहे पूरी आहार नाल देख लो, आप लोग उसमें एक ही चीज देखोगे, चाहे आप ग्रैशिका देख लो, आमाशय देख लो, छोटी आंत्र की टीएस देख लो या बड़ी आंत्र की टीएस देख लो, आप लोगों को यहाँ पर चार ही चीजें दिखेंगे। सबसे बाहरी परत सिरोसा, उसके अंदर मस्कुलरिस, उसके अंदर सबम्यूकोसा, और सबसे आंतरिक
म्यूकोसा, ये चारों मिलेंगे। लेकिन ग्रसिका में हम लोगों ने क्या देखा था कि वहां पर सबसे बाहरी लेयर ट्यूनिका एडवेंसिया पाई जा रही थी। उसी तरीके से आमाशय में एक छोटा सा चेंज है कि इसमें एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग ओब्लिक मसल, तिर्यक पेशी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा के बीच में पाई जाती है। अब आप लोग खुद से सोचो कि जब आमाशय की टीएस हम लोग देखते हैं उसमें हमें एक एक्स्ट्रा पेशी, तिर्यक पेशी दिखाई देती है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आमाशय की जो भित्ति है वो सबसे मोटी होगी, क्योंकि इसमें एक अतिरिक्त पेशी स्तर पाया जा रहा है, तिर्यक पेशी स्तर, जो कि छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसिका, रेक्टम किसी में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आहार नाल में जो सबसे मोटी भित्ति कौन से अंग की पाई जाती है, तो वो आमाशय की पाई जाती है। क्लियर है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखो, आमाशय की टीएस, आमाशय की अनुप्रस्थ काट। और देखो जब हम लोग आमाशय की अनुप्रस्थ काटते हैं तो हमें कुछ स्तर दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे बाहरी सिरोसा, उसके अंदर मस्कुलरिस जो कि पेशी स्तर होता है, मस्कुलरिस के अंदर सब म्यूकोसा और सबसे अंदर म्यूकोसा। ये चार स्तर हमें आमाशय की अनुप्रस्थ काट में दिखाई देते हैं, पूरी आहार नाल में ही दिखाई देते हैं। अब इसमें पहला है अपना सिरोसा। सिरोसा देखो सबसे बाहरी स्तर जो है वो सिरोसा है और संयोजी ऊतकों का बना होता है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि आमाशय की जो काट है, अनुप्रस्थ काट, उसका सबसे बाहरी स्तर जो संयोजी ऊतकों का बना होता है तो सिरोसा। क्लियर है। दूसरा देखो, सिरोसा के बाद मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो है वो मोटी पेशी स्तर होता है, मोटी परत होती है जो कि ये पेशी स्तर है। अब देखो मस्कुलरिस में अनुदैर्ध्य, वर्तुल और तिर्यक पेशी पाई जाती है। देखो हम लोग आहार नाल में जो मस्कुलरिस में दो तरह की पेशी देखते हैं, बाहरी अनुदैर्ध्य और आंतरिक वर्तुल। लेकिन आमाशय के अंदर एक एक्स्ट्रा पेशी पाई जाती है जिसे हम लोग तिर्यक या ओब्लिक मसल कहते हैं, जो वर्तुल के नीचे होती है। क्लियर है। देखो ये सभी पेशी चिकनी होती है और ये जो अनुदैर्ध्य, वर्तुल और तिर्यक पेशी है, ये सब जो है वो चिकनी पेशी होती है। चिकनी मतलब अनैच्छिक पेशी, हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनुदैर्ध्य तथा वर्तुल पेशी के बीच, किसके, अनुदैर्ध्य और वर्तुल पेशी के बीच नर्व जाल, तंत्री कोशिका का एक जाल पाया जाता है जिसे हम लोग अर्बेक प्लेक्सस या माइएंटेरिक प्लेक्सस कहते हैं। इंपॉर्टेंट है क्या, अर्बेक प्लेक्सस या माइएंटेरिक प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ बताओगे, मस्कुलरिस में। मस्कुलरिस में भी कहाँ, अनुदैर्ध्य और वर्तुल पेशियों के बीच तंत्रिका कोशिकाओं का जो जाल पाया जाता है उसे हम लोग अर्बेक प्लेक्सस या माइएंटेरिक प्लेक्सस कहते हैं। इसी तरीके से ध्यान रखना, जो तिर्यक पेशी है और सब म्यूकोसा है, किसके बीच, तिर्यक पेशी और सब म्यूकोसा के बीच जो है वो तंत्रिकाओं का एक जाल पाया जाता है यहाँ भी, जिसे हम लोग मिजनर्स प्लेक्सस कहते हैं। क्या कहते हैं, मिजनर प्लेक्सस। तो दो तरह के प्लेक्सस हम लोगों ने देखे, पहला अर्बेक प्लेक्सस या माइएंटेरिक और दूसरा है मिजनर्स प्लेक्सस। अर्बेक या माइएंटेरिक कहाँ पाया जाता है, मस्कुलरिस की अनुदैर्ध्य और वर्तुल पेशी के बीच। और मिजनर प्लेक्सस कहाँ पाया जाता है, तिर्यक पेशी और सब म्यूकोसा के बीच। क्लियर है इतना। और ध्यान रखना, ये जो दोनों ही तंत्रिका जाल है, ये दोनों जो है वो आमाशय की जो गति है, कर्माकुंचन गति, उसका नियमन करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो अगला अपना है मस्कुलरिस कंप्लीट, अगला है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा संयोजी ऊतक। सब म्यूकोसा में देखो संयोजी ऊतक, एडिपोस ऊतक, रक्तवाहिनी, लसिका वाहिनी, मास्ट कोशिका, लिम्फोसाइट होती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आहार नाल की अनुप्रस्थ काट काटने पर हमें कौन से भाग में जो है संयोजी ऊतक, एडिपोस ऊतक, रक्तवाहिनी ऊतक, लसिका वाहिनी, मास्ट कोशिका और लिम्फोसाइट मिलेगी, तो किसमें मिलेगी, सब म्यूकोसा में। उसके बाद देखो तिर्यक पेशी तथा सब म्यूकोसा के बीच तंत्रिका का जाल पाया जाता है जिसे हम लोग मिजनर प्लेक्सस कहते हैं। क्लियर है। मिजनर प्लेक्सस और अर्बेक प्लेक्सस दोनों जाल आमाशय की कर्माकुंचन गति का नियमन करते हैं।
इतना क्लियर है। अब अपना लास्ट जो है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद अब अपना लास्ट पॉइंट है म्यूकोसा। देखो म्यूकोसा सबसे भीतरी परत है, आमाशय की सबसे भीतरी परत म्यूकोसा, जो कि निम्न भागों में विभेदित होती है। कौन कौन सी? पहला है मस्कुलरिस म्यूकोसा, दूसरा है लेमिना प्रोप्रिया और तीसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन या एपिथेलियम। अब देखो सबसे पहले मस्कुलरिस म्यूकोसा, कुछ नहीं सिंपल है, इसमें स्मूथ मसल फाइबर होते हैं। मस्कुलरिस म्यूकोसा में स्मूथ मसल फाइबर होते हैं। दूसरा है लेमिना प्रोप्रिया, लेमिना प्रोप्रिया में रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पर होती है। लेमिना प्रोप्रिया रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू पर होती है। इसके बाद लास्ट और सबसे आंतरिक परत है म्यूकस मेम्ब्रेन या एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट है, देखो यह स्तंभाकार एपिथेलियम युक्त होती है और इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आमाशय की सबसे आंतरिक स्तर में किस तरह का एपिथेलियम पाया जाता है, तो स्तंभाकार एपिथेलियम। और एपिथेलियम को हम लोग डिटेल में टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आमाशय में सबसे भीतरी परत म्यूकोसा, म्यूकोसा में सबसे भीतर म्यूकस मेम्ब्रेन या एपिथेलियम, जो कि स्तंभाकार एपिथेलियम युक्त होती है, इससे बनी होती है। और यह म्यूकस मेम्ब्रेन या एपिथेलियम में विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करती है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि आमाशय में विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता कौन करती है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन या एपिथेलियम, म्यूकस मेम्ब्रेन या एपिथेलियम। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो म्यूकोसा, तो म्यूकोसा। क्लियर है। लास्ट देखो, खाली आमाशय के वलनों को जठर रग्गी गैस्ट्रिक रुगे कहते हैं। इतना क्लियर है। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें।